बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर एवीएल ट्री पर है। और एवीएल ट्री का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली किस वजह से इन्वेंट किया गया और इसकी मेन रीज़न क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई, हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम एवीएल स्टैंड फॉर को देखें तो एवीएल है एडल्सन, विल्स्के एंड लैंडिस। ये तीन रिसर्चर हैं जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, एडिल्सन, वेल्स के, VELSKY, और एंड थर्ड जो रिसर्चर था वो लैंडिस था, LANDIS। ये तीन लोग थे जिन्होंने AVL की कंट्रीब्यूशन दी और AVL को इंट्रोड्यूस कराया। अब अगर हम प्रीवियस डिस्कशन को रिकॉल करें तो हमने बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम बाइनरी ट्री को देखें तो क्या कोई आर्डर होता है जिसके तहत बाइनरी ट्री में डेटा को स्टोर किया जाता है? तो मेरा आंसर क्या होगा? नहीं। यानी बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होता है कि ऑलमोस्ट टू चाइल्ड होने चाहिए। जो हमने लिखा था, एक स्लाइड में देखा था, एट मोस्ट टू चाइल्ड। ठीक है, एट मोस्ट टू चाइल्ड। तो एट मोस्ट टू चाइल्ड की अगर सेटिस्फेक्शन है तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। तो हमें बाइनरी ट्री में किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा अगर डेटा को हम इंसर्ट करते वक्त कोई ऑर्डर फेस नहीं करते या कोई ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करते? ठीक है, तो डेटा को सर्च करते वक्त भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम बाइनरी ट्री को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर हम बाइनरी ट्री का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें तो हम कहते हैं कि हम बाइनरी ट्री को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और हम उनके नोड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और एलिमेंट्स को हम स्टोर किए जा रहे हैं। और ये सिचुएशन वहाँ जाके रुक जाती है जब हमारे पास एलिमेंट्स एंड हो जाते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? यानी हम चाहते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर कर सकें ताकि ज़रूरत के वक्त उसको आसानी से सर्च कर सकें, डिलीट कर सकें या अपडेट कर सकें। और अगर हम चाहते हैं कि ये सारे काम हम आसानी से कर सकें तो हमें AVL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स के ये जो बाइनरी ट्री का कंसेप्ट है ये कुछ सिचुएशंस में तो यूज़फुल है मगर हर जगह ये यूज़फुल नहीं है। तो इस वजह से हमें AVL को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम सोचें, क्योंकि बाइनरी ट्री में हमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? अब अगर हम बाइनरी ट्री या ना जो बना रहे हैं और उसमें हम किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे और हम इसमें डाटा एज इट इज़ एंटर किए जा रहे हैं कि लेट सपोज ये 100 है और ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 20 है, ये 30 है। तो इस सिचुएशन में जिस ऑर्डर में हम इसमें इंसर्शन किए जा रहे हैं उस ऑर्डर में उसके मुताबिक हमें जब सर्चिंग करना पड़ेगी, डिलीशन करना पड़ेगी, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। जबकि हमने बात की कि डाटा स्ट्रक्चर का मकसद ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को स्टोर करना है और उसको एफिशिएंटली यूज करना है। तो इसी तरह अगर हम एक और कंसेप्ट को रिकॉल करें जिसको हमने कहा था BST, बाइनरी सर्च ट्री।
हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमें डेटा की इंसर्शन का तरीक़ाकार क्या बताया गया था कि हम बाइनरी इंसर्शन ट्री के अंदर जो रूट नोड होता है हमारा, रूट नोड, लेट सपोज हमारे पास ये वैल्यूज गिवन हैं 10, 40, 20, 100, और हम इन वैल्यूज को इस BST में इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रूट नोड कंसीडर किया जाएगी, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है जो हमारी 40 बनती है, 40 के लिए BST का रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल क्या था? रूल हमने लिखा था कि हमेशा हमारी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वो लेस देन और इक्वल होगी रूट के, या रूट रूट लिख सकते हैं हम, या इसको हम डेटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल था डेटा। और राइट साइड ग्रेटर होगी हमेशा रूट या डेटा से। तो ये BST का रूल था। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम 40 को इस पे इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे इस रूल को कि क्या 40 रूट के डाटा से छोटा है या बड़ा है। अगर 40 बड़ा है तो 40 राइट साइड पे हम प्लेस कर देंगे। इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू 20 है, 20 को रूट नोड से चेक किया जाएगा, वो लेस है तो 20 इधर आ जाएगी। इसी तरह 100 को देखा जाएगा, 100 10 से ग्रेटर है और 40 से भी ग्रेटर है तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रूल था जिसके तहत हम BST को कंस्ट्रक्ट करते थे, और रूल के मुताबिक हम चेक करते थे कि राइट साइड पे कौन सी और लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू प्लेस की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी BST कंस्ट्रक्ट हो जाती है। और अगर ये सिलसिला हमारा इसी तरह बैलेंस चले जिस तरह ये ट्री अब बन गई है BST की, ठीक है, तो हमारे लिए इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग के ऑपरेशन में ये BST बेस्ट रहेगी जैसा कि हमने ये बनाई। ठीक है, तो इस किस्म की BST में हमें इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग करते वक्त जो कम्प्लेक्सिटी फाइंड होगी वो होगी log n की, जो कि मिनिमम है। ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए, मगर ऐसा हर बार मुमकिन नहीं है। हम उस रीजन की तरफ जा रहे हैं कि हम AVL क्यों पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी ट्री को भी हमने देखा, BST को भी हमने देखा। तो हम यही बात कर रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं कि हमारी BST जो है वो इसी तरह से एक बैलेंस शेप में मूव कर रही हो। क्योंकि अगर हमारे पास इंसर्शन करने के लिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, एज्यूम करें कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आता है 10, 20, 30, 40 और 50, ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो आ गए। अब अगर हम इन एलिमेंट्स को अब अगर हम इन एलिमेंट्स को यानी कि क्या करें, इंसर्ट करें किस में, BST में, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी? हम जब BST बनाएंगे तो हमारे पास 10 इंसर्ट होगा BST के रूल के तहत रूट नोड, 20 जो है वो ग्रेटर है तो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर 30 आया तो आप देखें 30 भी रूल के मुताबिक लेस ग्रेटर है। इसी तरह राइट साइड पे चलता रहेगा, 40 फिर ग्रेटर है, ये भी राइट साइड पे चलेगा। और 50 भी हमारे पास आएगा तो वो भी ग्रेटर है, वो भी राइट साइड पे जाएगा। अब ये भी हमारे पास एक BST बनी है क्योंकि हमने रूल को फॉलो किया जो हमने यहाँ लिखा। लेकिन ये जो BST कंस्ट्रक्ट हुई है, ये BST एक राइट स्क्यूड बन गया है, यानी राइट साइड पे एक स्क्यूड मूव कर रही है। तो जिस तरह हमने इसमें ये इंसर्शन की है
ये इंसर्शन जिस ऑर्डर में हमारी मेंटेन की गई है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो बीएसटी में डिलीशन होगी, सर्चिंग होगी, उसमें भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर हमारे पास डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, यानी आप इसी डेटा को इन्वर्स कर लें, तो आपकी सिचुएशन कुछ चेंज हो जाएगी और आपकी लेफ्ट स्क्यूड बन जाएगी। आप 50, 40, 30, इसकी अगर आप यहाँ पे एक और ट्री बनाएं, BST, तो 50 आपका रूट नोड बन जाएगा और रूल के मुताबिक नेक्स्ट वैल्यू 40 छोटी है तो वो राइट लेफ्ट साइड पे जाएगी, लेफ्ट चाइल्ड बनेगा इसका, फिर 30, फिर और लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो अब आप सोचें कि इसकी सिचुएशन बढ़ती जाए तो ऐसे आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो जाएं, ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो जाएं, ठीक है, तो हमारे BST की हाइट भी n होगी। ठीक है, तो BST की हाइट n होगी। तो हमें डाटा को इंसर्ट, डिलीट या सर्च करने में कंप्लेक्सिटी क्या मिलेगी? n मिलेगी। ठीक है, तो BST का वर्स्ट केस हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने बाइनरी ट्री और BST के इस प्रॉब्लम को देख लिया कि बाइनरी ट्री में तो बिल्कुल ऑर्डर ही कोई पता नहीं कि कोई वैल्यू कहाँ चली जाए, कोई कहाँ चली जाए, उसमें सीक्वेंस नहीं। BST में सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में तो बेस्ट है कि अगर आपका लेफ्ट और राइट बिल्कुल बैलेंस जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड बनती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक हो गया, तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें AVL ट्री को बनाना पड़ा है, AVL को डिस्कस करना पड़ा है, जिसका सबसे अहम फीचर AVL का क्या है कि बैलेंस ट्री बनेगी। हमारी जब भी ट्री बनेगी AVL में, वो बैलेंस ट्री होगी। इस वजह से AVL ट्री में इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग अगर करनी पड़े तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n रहेगी। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n रहेगी। तो ये एक बड़ा अहम फीचर है इसका, AVL का, कि AVL हमें log n कॉम्प्लेक्सिटी देगी जो कि n के मुकाबले में स्मॉलर है। अब अगर हम डिस्कस करें कि BST के बाद AVL जब बनेगी तो AVL कैसे बनेगी। ठीक है, तो अगर हमें BST मिल जाए तो हम उसको AVL बना सकते हैं, जिसमें हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं और उसका एक फार्मूला है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट करें, ठीक है, न्यू स्लाइड क्रिएट करें और यहाँ पे हम ये न्यू स्लाइड, और यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लें किसको, AVL को, तो AVL को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो AVL को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने फार्मूला क्या डिस्कस किया कि AVL का जो फार्मूला है वो है BF, यानी बैलेंस फैक्टर BF इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, मैं थोड़ा सा स्मॉल करके लिखूंगा, H फॉर हाइट, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, और माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये इसका फार्मूला है, सिंपल। यानी कि बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए AVL में, जो हम AVL ट्री बना रहे होते हैं, किसी भी BST से हम AVL बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए रूल क्या होगा कि बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री।
तो इस फार्मूले को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी ट्री हमेशा बैलेंस बनेगी। ठीक है। अब हमारे पास एवीएल बैलेंस ट्री बनाने के लिए हर नोड की हाइट को रखना क्या होगा। एवीएल जो बैलेंस हम बनाएंगे उसके लिए 3 वैल्यूज को फॉलो करना है। अगर हमारे एवीएल के किसी भी नोड की हाइट 0 आ जाए, 1 आ जाए या -1 आ जाए, तो इस सूरत में हमारा एवीएल ट्री बैलेंस्ड ट्री होगा। लेकिन अगर हमारे एवीएल ट्री के किसी भी नोड की वैल्यू 0, 1 या -1 के अलावा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, -3 आ जाए, -2 आ जाए, तो उस सिचुएशन में हमारी वो एवीएल ट्री जो होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। ठीक है। तो हमें हाइट निकालने के लिए फार्मूला भी गिवन है और हाइट के लिए वैल्यूज भी गिवन है कि उनकी वैल्यूज हाइट की ये होनी चाहिए हर नोड की। अगर किसी भी नोड की वैल्यू इन 3 वैल्यूज के अलावा है तो हमें उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है। अब अगर हमारा ट्री अनबैलेंस है तो उसको हम बैलेंस बनाएंगे इसी रूल के तहत जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब अगर हम एक ट्री बनाएं, ठीक है, और उसमें हम इस बैलेंस को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि ये बैलेंस कैसे बनता है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक ट्री है। ठीक है। उस ट्री का एक लेफ्ट सब चाइल्ड, एक राइट सब चाइल्ड, फिर इसी तरह उसका एक और लेफ्ट सब चाइल्ड और फिर एक और राइट सब चाइल्ड। अब इस ट्री की अगर हम एवीएल के रूल के मुताबिक हाइट चेक करेंगे, मालूम करेंगे कि इसकी हाइट हर नोड की क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो देखें, हाइट मालूम करने के लिए हमने क्या कहा था कि एक किसी भी नोड के ऊपर अगर हम जस्ट सपोज हम रूट नोड पे मौजूद हैं, तो रूट नोड से एजेस कितने हैं, ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, तो टोटल हाइट क्या बनी इसकी 2। अब ये हाइट इस रूट नोड की लेफ्ट साइड की है, ये वाली। अब अगर हम इसकी राइट साइड देखें तो वो भी कितनी है, 2। तो फार्मूला क्या कहता है कि अगर आप इसको बैलेंस फैक्टर के तहत इस नोट को बैलेंस करेंगे तो आप हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री मालूम करेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री 2 है, हाइट भी 2 है, आप माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हम इस रूल के तहत जो सेटिस्फेक्शन है, 3 पैरामीटर्स हैं, 0, 1 और -1, तो उसके मुताबिक रूट नोड बिल्कुल पैरामीटर्स के मुताबिक फुलफिल हो रहा है। तो हम फिर इस नोड का फाइंड करेंगे। अब इस नोड पे आप फाइंड करें तो इस नोड के ऊपर, अब आप इस नोड पे आ गए, इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड एक है और एक एज है, आगे फर्दर उस चाइल्ड का फिर कोई सब चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड की हाइट क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है। इसी नोड की राइट साइड की अगर देखें तो राइट साइड पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे -0 लिखेंगे, ये इस फार्मूले के मुताबिक कि लेफ्ट साइड सब ट्री की वैल्यू क्या है और हाइट ऑफ राइट साइड की। तो हमने इस नोड की एक 1 और एक -0, यहाँ कोई नोड नहीं है। ठीक है। तो 1 -0 हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस नोड की हाइट क्या है, 1 है। इसी तरह इस नोड की अगर आप मालूम करें तो इसका राइट नोड भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, तो इट मीन्स कि इसकी लेफ्ट की वैल्यू भी 0 थी, माइनस राइट की भी 0 थी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम इस साइड पे इस नोड की हाइट मालूम करें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस नोड का राइट एक चाइल्ड है, एक ही एज है और फर्दर कोई नहीं, तो हम इसकी राइट साइड की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। ठीक है। और लेफ्ट साइड इसका देखें तो लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, 0। तो -1 फार्मूले के मुताबिक कि लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो हमने दोनों लिखे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। और इस नोट की क्या आएगी, 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। तो इसके मुताबिक अगर आप इन तमाम वैल्यूज को देखें, ये 0 है, ये 1 आंसर आया,
ये -1 आया और ये 0 आया, ये 0 आया, तो इसके मुताबिक ये AVL बैलेंस ट्री बन गई। तो हमें इस रूल के तहत इसको चेक करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपको बेसिक वो लॉजिक समझ आ गई होगी कि हमने क्यों बाइनरी ट्री और BST को इग्नोर किया और AVL को प्रेफरेंस दी, क्योंकि AVL उस चीज़ को रिजॉल्व कर रही है जो हमने डिस्कस किया कि अगर हमें किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में n नंबर ऑफ टाइम लगता है, डिलीशन को, इंसर्शन को या सर्चिंग को, और अगर हमें उसके मुकाबले में AVL log n की सर्विस दे दे, log n की कम्प्लेक्सिटी दे दे तमाम ऑपरेशन के लिए, चाहे वो डिलीशन है, इंसर्शन है या सर्चिंग है, तो ये हमारे लिए बहुत आइडियल हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक थी जिसको AVL के अंदर हमने समझना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसके मुताबिक इसके मुतल्लिक हमसे पूछ सकते हैं।